पांचवें चरण से चुनाव से ठीक पहले एक नया चुनावी शो शुरू हो चुका है। जी हां, जहां INDI अलायंस खेमा बिहार में जॉब शो की बात कर रहा है और ये शो की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना के रोड शो के बाद शुरू हुई है। तो दूसरी ओर NDA खेमा रोड शो की काट, जॉब शो की काट तलाश रहा है जमीन शो के माध्यम से। किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है INDI अलायंस और NDA के बीच रोड शो के बाद जॉब शो और जमीन शो को लेकर एक नजर उस पर डालिए। झूठा का सरदार जिसने 5 विभाग लेकर के ये झूठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झूठा कह रहा कि मैं जॉब में शो करूंगा। जंगल शो कर सकता है, अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो में 5 विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग ले, है ना। कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए। आपके लिए तो महत्वपूर्ण है कि नौकरी के बदले में जमीन लो। तेजस्वी यादव से पेट नहीं भरा तो तरुण यादव के नाम पर ले लो। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी तो भ्रष्टाचार के मामले में आपके एक राजनीतिक सहयोगी ही कानून के दायरे में, चार्जशीट के दायरे में आए हैं। धैर्य रखिए, कानून का हाथ लंबा होता है। तो प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद चुनावी रंग फिर से बदला। हम इस एक चरण में किस तरह से चुनावी रंग बदल रहा है, मुद्दे कुछ और हों या ना हो, आरोप प्रत्यारोप का अंदाज बदल रहा है और पांचवें चरण से पहले एक नया चुनावी शो शुरू हो चुका है। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये जो नया चुनावी शो हुआ है, जॉब शो और लैंड शो, डायरेक्टर और इसका प्रभाव इस नए शो का क्या देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने राजधानी पटना में रोड शो किया। बिहार के इतिहास में और पटना के इतिहास में पहली दफ़ा किसी प्रधानमंत्री ने पटना की सड़क पर रोड शो किया, वो भी चुनावी वक्त में। पटना में हालांकि 7वें चरण का चुनाव है। पटना में 2 लोकसभा सीटें हैं, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब। लेकिन ये रोड शो तब हुआ जब 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके थे और चौथे चरण का चुनाव बाकी था। यानी कि 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके थे और बिहार में 26 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें से 5 लोकसभा सीटें जिसमें 3 बीजेपी के उम्मीदवार थे। और उस चुनाव के एक दिन पहले, मतलब पूर्व संध्या पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो होता है, स्वाभाविक है बीजेपी ने तैयारी की थी, NDA ने तैयारी की थी और प्रधानमंत्री ने तैयारी की थी। इस रोड शो का मकसद ही था कि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना। तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़े राजनीतिक दल के द्वारा पटना की सड़कों पर रोड शो नहीं किया गया। वैसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के नेताओं और खास करके RJD को लगा कि प्रधानमंत्री के रोड शो का प्रभाव पड़ेगा और जो कल चुनाव होने वाले हैं, यानी 13 को जो चुनाव होने वाला था, तो उस चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी और NDA गठबंधन को उसका लाभ मिलेगा। और पाटलिपुत्रा की सीट पर चूँकि तेजस्वी प्रसाद यादव की बहन मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, तो तेजस्वी को ये लगा कि PM के रोड शो का अगर प्रभाव पड़ेगा तो उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। इसलिए जब तेजस्वी से ये पूछा गया कि पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पटना की सड़कों पर रोड शो करेंगे, तो तेजस्वी ने तपाक से जवाब दिया कि वो रोड शो करें और हम जॉब शो करेंगे। और इसी को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। अब चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया और 5वें और 6ठे और 7वें चरण का मतदान होना है। तेजस्वी के जॉब शो पर विपक्षी पार्टियां यानी कि NDA ने हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। और आज आपने देखा नीरज ने क्या कहा है
सभी राजनीतिक दल जो एनडीए के हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के मुंह से जॉब शो की बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने जो रेलवे में नौकरियां दी, उन पर जो आरोप लगे हैं उस आरोप में ये है कि उन्होंने रेलवे में जो नौकरी दी उसके बदले उन्होंने ज़मीन लिखवाया। तो ये जो तेजस्वी के राजनीतिक विरोधी हैं या आरजेडी के जो राजनीतिक विरोधी हैं या लालू प्रसाद यादव के जो विरोधी हैं, उन्होंने तेजस्वी को अब सलाह दी है कि आप जॉब करने से पहले जॉब के नाम पर जो आपने ज़मीनें ली और वह ज़मीन तेजस्वी के नाम पर भी है और तेजस्वी के नाम भी नहीं, उनका जो निक नेम है तरुण उनके नाम पर भी है। तो उसी परिस्थिति में इन लोगों ने कहा कि जॉब शो से पहले आप ले लीजिए, लैंड शो कर लीजिए और जिन लोगों की ज़मीन आपने लिखवाई है या ली है उसको वापस कर दीजिए। तो आप देखिए अगर सिलसिलेवार ढंग से, तो जब से चुनाव शुरू हुआ है तो अब की बार मोदी सरकार 400 के पार, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर मतलब कई इशू आए, अब जॉब पर आकर के मामला टिका है और इसके पीछे मुख्य मकसद है कि तेजस्वी ने जॉब को ही मुद्दा बनाया, तेजस्वी ने ही नौकरी को ही मुद्दा बनाया। तेजस्वी ने दावा किया कि 17 साल में नीतीश सरकार ने जितनी बहाली नहीं की वो हम 1.5 साल में किए, जब हम नीतीश जी के साथ थे। तो इसको लेकर के जिस तरह से तेजस्वी हमलावर थे, अब उन्हीं के नारों से, उन्हीं के बयानों पर अब उनके राजनीतिक विरोधियों ने हमला शुरू कर दिया और ये तो सही है। इस मामले को लेकर के तो तेजस्वी तो बैकफुट पर आएंगे, चूँकि जो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जॉब के नाम पर ज़मीन लिखाने का मामला है। तो राजनीतिक दलों के द्वारा जो मेन मुद्दे हैं, उनकी सरकार क्या करेगी, क्या होगा, उस पर कम और एक दूसरे को घेरने की तैयारी हो रही है। और ये सब हुआ, सबसे ज़्यादा इसमें गति आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो हुआ। इसीलिए अब यह रोड शो राजनीतिक शो बन गया है और इस राजनीतिक शो में दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। आज गिरिराज सिंह के बयान को आप देख लीजिए, क्या कहा है गिरिराज, किसने झूठ का सरदार कहा है तेजस्वी को। तो जो राजनीतिक दलों में तलखियां बढ़ रही है, इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि जो नारेबाजी की जा रही है कि जनता की हितैषी सबसे बड़ी हम हैं और ये नारेबाजी की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम जॉब देने वाले हैं, तब उसी पर तेजस्वी को घेरने की कोशिश है। और यही वजह है कि रोड शो का मामला जो है सो अब धीरे धीरे गर्मा रहा है और उसी के बहाने अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने की कवायद चल रही है। जी बिल्कुल अशोक जी, ऐसा लग रहा है ये जॉब वाला मुद्दा दुखती रग है दोनों खेमों के लिए, क्योंकि शुरुआत से ही INDI अलायंस खेमा 2 करोड़ रोजगार प्रधानमंत्री के दावे को लेकर एनडीए पर हमलावर रहा है और उसी आधार पर तेजस्वी इस मामले पर फ्रंट फुट पे शुरू में खेल रहे थे कि हमने वो कर दिखाया जो दुनिया में इतनी बड़ी बहाली एक साथ कभी नहीं हुई है। तो अब इसी मुद्दे को लगता है कि आगे 3 चरण तक कुछ प्रभावशाली असर देखने को मिलेगा या फिर चुनावी रंग बदलेगा? देखिए, तेजस्वी यादव को इसका लाभ मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अगर उन्होंने जॉब का मुद्दा उठाया था तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी को जो 80 सीटें मिली थी उसका मुख्य कारण यही था। दूसरी बात आप ये कीजिए कि तेजस्वी के दावे पर युवाओं का भरोसा भी था, लेकिन अब वही दावे उनके गले की हड्डी बनने जा रही है। जिस तरह से उनके राजनीतिक विरोधियों ने तंज कसा है कि तेजस्वी के पास 5 विभाग थे और उस विभाग में एक भी बहाली नहीं है। जो सबसे बड़ी बहाली हुई है वो शिक्षकों की हुई है, दूसरी बहाली पुलिस में हुई है और तीसरी जो बहाली हुई है वो छोटे छोटे कह सकते हैं बहुत कम संख्या में विभिन्न विभागों में। लेकिन तेजस्वी के पास जो मुख्य विभाग था, चाहे वो पथ निर्माण की बात आप कर लीजिए या स्वास्थ्य विभाग, उसमें बहाली अभी तक नहीं हुई है। तो लोगों ने, जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, उनका आरोप है कि सबसे पहले तो उनको अपने विभाग में लोगों को नौकरी देना चाहिए। तो एक मुद्दा ये है। दूसरी बात है कि जॉब के लेकर के तेजस्वी भले कटघरे में खड़े हों, लेकिन तेजस्वी ने तो किसी से जमीन नहीं लिखाई, तेजस्वी ने तो किसी को नौकरी भी नहीं दी। चूंकि जिस समय उनके पिताजी रेल मंत्री थे तो उस समय तो ये बहुत छोटे थे, लेकिन चूंकि इनके नाम पर जमीन है, चूंकि अभी तक तेजस्वी ने यह भी नहीं कहा कि ये ज़मीन अगर ली गई है, ये अगर गैर कानूनी है या लगता है कि ये गलत है तो उसको लौटाने के लिए हम तैयार हैं, तो ये भी मामला नहीं हुआ। यही वजह है कि जॉब के नाम पर तेजस्वी जिस तरह से अपनी गाड़ी को तेज़ दौड़ा रहे थे,
जिस तरह उनको लग रहा था कि हमारे जीत का जो रेस का घोड़ा है वो तेज़ी से दौड़ रहा है, अब लगाम धीरे धीरे उनके राजनीतिक विरोधियों ने पकड़नी शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा कि पहले इस घोड़ा को दौड़ाने से पहले आपने जो ज़मीन लिया है उसको वापस कीजिए, और आप ये बताइए कि आपके पास जो 5 विभाग था वो उस विभाग में आपने कितनी नौकरी दी। तो रोड शो एक बहाना है, अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना है, और इसके पीछे मकसद यही है कि किसी भी कीमत पर चुनाव में फतह हासिल करना है। जी अशोक जी, ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है ये इससे भी समझा जा सकता है कि सिर्फ 24 के चुनाव को लेकर नहीं, 25 के चुनाव को लेकर भी इसी मुद्दे पर प्रचार हो रहा है। सम्राट चौधरी सभाओं में कह रहे हैं कि हम 10 लाख का वादा पूरा करेंगे तब 25 में आपके पास आएंगे, यानी कि रोजगार का मुद्दा। और तेजस्वी यादव सत्ता परिवर्तन के बाद कह चुके थे कि स्वास्थ्य विभाग में हमने लाखों नौकरियों के लिए रास्ता बना दिया है। तो ये अभी असर दिखेगा, अगले साल तक इसका प्रभाव रहेगा? देखिए, जहाँ तक जॉब की बात है तो केंद्र में सरकार तेजस्वी की बनेगी तब जॉब देंगे। बिहार के चुनाव से तो इसका लोकसभा चुनाव में तो ये मुद्दा कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन तेजस्वी ने युवाओं की नब्ज पकड़ ली है, और युवा भी चाहते भी हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, युवा क्या बिहार की जनता चाहती भी है कि जितनी बेरोजगारी बिहार में है, जितनी गरीबी है, जितनी मुफलिसी है, उसमें रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें रोजगार का सपना अगर कोई नेता दिखाता है, और वह नेता तब दिखाता है जब कहीं न कहीं उसका थोड़ा ही अंश हो, लेकिन उसने उसको पूरा किया है। भले ही नीतीश कुमार जो दावे कर लें, लेकिन गति तो आई। तेजस्वी ने अगर नारा दिया तो तेजस्वी के कार्यकाल में ही ये मुकाम तक पहुँचा, इसे भला कौन इनकार कर सकता है। और यही वजह है कि तेजस्वी को लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर के बिहार में जो आगामी विधानसभा का चुनाव है तब तक इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहिए। और यह मुद्दा उनके राजनीतिक विरोधियों पर भारी भी पड़ रहा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक विरोधी मिल करके अब तेजस्वी पर हमलावर हैं, और उनको बता रहे हैं कि जॉब को आप देना आपके बूते की चीज़ नहीं है, चूँकि आपने अपने विभाग में एक भी जॉब नहीं दिया। जॉब देना आपके बूते की चीज़ नहीं है, चूँकि आपने जॉब लेकर के लोगों की ज़मीन लिखाई है। तो ऐसी परिस्थिति में हमलावर हैं। इसका कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो ने बिहार की राजनीति सियासत में गर्मी प्रदान कर दी है, और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा आपको। जी अशोक जी, ये तो बात हुई मुद्दे की, अब थोड़ा राजनीति के चरित्र पर भी बात कर ले। हम चुनाव के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, आपने दर्जनों चुनाव कवर किया है। बड़का झूठा पार्टी बीजेपी को आरजेडी के नेता बता रहे हैं, गिरिराज सिंह तेजस्वी को झूठा बता रहे हैं, तो कौन सच कौन झूठ जनता कैसे देखे? अब ये तो जनता पर निर्भर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपने राजनीतिक विरोधी को बड़का झूठा कहते हैं तो जनता ने तो उसी को समर्थन दिया है। केंद्र में पिछले 10 वर्षों से तो बड़का झूठा पार्टी की ही सरकार है। अगर नड्डा कहते हैं कि आरजेडी का मतलब भ्रष्टाचार है, आरजेडी का मतलब जंगल राज है, तो आप देख लीजिए कि 15 वर्षों तक तो आरजेडी का ही शासन रहा बिहार में। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार ने जब आपका दामन छोड़ा तो फिर उसी आरजेडी के साथ गए। तो ये देखिए, अपने जगह पर राजनीतिक विरोधियों को घेरना है, और नेताओं के जो बयान हैं उस बयान का मायने सिर्फ यही है कि हम सही हैं और हमारा राजनीतिक विरोधी जो गलत है। लेकिन हकीकत है कि नेता जितना आश्वासन देते हैं, जितनी घोषणाएं करते हैं और जितने बड़े बड़े दावे करते हैं, अगर उनको आप सिलसिलेवार ढंग से देखिएगा तो एक भी नेता या राजनीतिक दल जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। लेकिन जनता के पास विकल्प भी नहीं है, इसलिए वो बड़का झूठा पार्टी को वोट दे या फिर जंगल राज की पार्टी को दे दे। लेकिन तय है कि इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे गायब रहे। हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की है। मुख्य मुद्दा जो जनता का था वो गायब रहा है, और मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, झूठा ये कह सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के चुनाव की नैया पार लगाने में नेता लगे हुए हैं। और 4 चरण का चुनाव हो चुका है, अब 3 चरण का बचा है। अब देखिए कि इस पर क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि एनडीए ने जो तैयारी की है, एनडीए के जो नेताओं का अब दौरा हो गया, चूँकि अधिकांश राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब हिंदी पट्टी के ही बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं जहाँ पे अब चुनाव होना है। तो ऐसी परिस्थिति में सभी नेताओं का फोकस यहीं पर होगा। और स्वाभाविक है, एनडीए में नेताओं की भीड़ है, एनडीए में संसाधन है, तो ऐसी परिस्थिति में अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने में एनडीए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसमें भी बीजेपी ने जिस तरह से हमलावर रूप अपनाया है, आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये जो बड़का झूठा पार्टी और जंगल राज वाली पार्टी,
ये एक खेमे ने दूसरे खेमे का जो नामकरण किया है वही नाम है, वो हमने अपनी तरफ से कुछ नाम नहीं दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों पर कितना भरोसा कर पाती है और किस नेता के बात पर कितना विश्वास होता है, ये चुनावी नतीजों पर असर जरूर डालेगा।